मॉर्निंग क्लास 8। तो आपको फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हुआ, आई थिंक सेकेंड चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग पिछले क्लासेस में मैंने आपको पिछले क्लास का भी कुछ मटेरियल आपको शेयर किया था। आई शेयर्ड विद यू द मटेरियल ऑफ क्लास 7th। उसमें हमने आपको शेयर किया था, क्योंकि इसमें हम लोगों को पढ़ना है इन दिस क्लास। हम लोगों का जो चैप्टर है वो है, आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है एंड एज ऑफ रिवोल्यूशंस उसके बाद है, और फिर हम लोग आते हैं 18th सेंचुरी इंडिया। अब आप कहेंगे कि हम लोग ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मैंने पिछले 7 क्लास में आपको बताया था, पढ़ाया भी था। फिर से एक बार रिकॉल करवा दें कि हम लोग आइसोलेशन में हिस्ट्री को नहीं देख सकते हैं। इंडिया की हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री नहीं होती है। हिस्ट्री दुनिया की होती है। उस हमारा जो कंट्री है वो कहीं ऊपर में कहीं एक आइलैंड नहीं है, या एक कोई अलग से कोई आप कह सकते हैं प्लैनेट नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। इट्स अ पार्ट, इट्स ऑन अर्थ। तो अर्थ में कोई चीज़ कहीं पे होती है वर्ल्ड में, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो हम लोगों को भी हिस्ट्री जो हमेशा पढ़ना है, वी हैव टू लुक इन टोटैलिटी। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बोलते हैं ना माइक्रो व्यू ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे अररिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना, तो माइक्रो व्यू इस पर होगा, इस पर लेंस ज़्यादा डालेंगे। लेकिन आप इंडिया से अलग करके इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट अररिया में पड़ रहा है। लॉकडाउन हुआ तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो वी कैन नॉट सेपरेट अररिया फ्रॉम इंडिया। इन द सेम वे वी कैन नॉट सेपरेट इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड। तो दुनिया में क्या हो रहा है उस टाइम में, उसको हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो आज ना कल आप देखेंगे सऊदी अरब में क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट 1300 साल तक, 1400 साल तक दुनिया अभी तक है। आप इटली में उसी तरह से क्या होता है। इटली में एक टाइम में डार्क एजेस के ड्यूरेशन में एक पीरियड आता है जिसमें कुछ वहाँ पे हलचल होती है। तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट हलचल। वो जो वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ यू आर इग्नोरिंग दैट, यू आर इग्नोरिंग योर हिस्ट्री। वहाँ पे एक हलचल हुई है जिसको हमने नाम दिया रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब होता है दोबारा पैदा होना। आप एक सीड को फेंक देते हैं, बारिश नहीं होती, बंजर ज़मीन है, सूखा हुआ है, फिर आप देखते हैं बारिश हो रही है और उसमें से फिर आपको कपल निकलता है, एक नया पौध निकला, जिस कॉल रीबर्थ। एकदम सूख गया था, ख़त्म हो गया था, और फिर वहाँ पे जब प्रॉपर कंडीशंस हुआ तो फिर से आपको लाइफ निकली। दैट इज़ कॉल्ड रीबॉर्न होना, रीबर्थ होना। उसको इटालियन जो वर्ड है रिनेसेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे जो रिनेसेंस को हम इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वो यूरोप में हुआ है। वो यूरोप में हुआ है और उसका लेना देना हमसे है, क्योंकि जब हम लोग पूरा, आपको मैंने लास्ट PDF में जो शेयर किया था एक स्ट्रक्चर, पूरा ब्लॉक डायग्राम, वो ऐसा शो किया था मैंने कि उससे पहले आपका डार्क एजेस है, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। डार्क एजेस के बारे में 7 क्लास में पढ़ा हमने। इस क्लास में मैंने आपको उसका सोशल स्ट्रक्चर दे दिया था। उसमें क्रिश्चियंस का क्या रोल है, पहले कैसे पॉजिटिव था, बाद में कैसे नेगेटिव था, कॉन्स्टेंटाइन, शार्लमेन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। फ्यूडल सिस्टम, पीजेंट्स की क्या कंडीशंस थी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल एंड ऑल दैट, वी हैव रेड दैट। अब हम लोग आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हमने इस्लामिक सिविलाइजेशन का पढ़ा, बैतुल-इक़मा पढ़ा, अल-अंदलुस पढ़ा, स्पेन पढ़ा, वहाँ पे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट, फिर यूरोप में क्या पढ़ा, क्रूसेड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्रूसेड्स का भी इम्पैक्ट है। क्रूसेड्स में लोग आए, फौज लड़ने आती थी क्रिश्चियन जब मुसलमानों से, तो वहाँ देखती थी कि यहाँ पे इतना इतना, जैसे हम अमेरिका से लड़ने गए, सपोज हार गए, लेकिन हमने देखा जाके कि आर्टिलरी कैसा वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे लोग मूवमेंट कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ लूजिंग वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर सीइंग न्यू थिंग्स। तो वो यहाँ से सीख के गए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ा है वो आपको ये जो रीबर्थ जो हुआ है, ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने, अब इसमें कन्फ्यूजन्स रहता है आपकी क्लास में काफ़ी, ये रिनेसांस, रिफॉर्मेशन और पता नहीं क्या क्या, इंपेरियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, और आपको उसके बाद है कैपिटलिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लगता है गुडमुड हो गया, गुडमुड नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। रिनेसां है, ठीक है, यही पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इसी को बोलते हैं, चेंज होना, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पानी आइस है, वाटर में चेंज हो गया, ये जो प्रोसेस है चेंज होने का, पिघलने का, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो डार्क एजेस से मॉडर्न एजेस में आ रहा है, बीच का पीरियड है। तो अचानक से कोई चीज़ नहीं ना आ जाएगी। अचानक से आप सोचिएगा कि बर्फ था और एकदम से पानी हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल, धीरे धीरे होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जब तक वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो डार्क एजेस में था, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर था जो हजारों साल से बना हुआ था। आप सोचेंगे 2 दिन में उसको चेंज कर दें, तो यू कैन नॉट डू दैट। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो चेंज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो धीरे 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 उसको चेंज करते हैं। तो वो जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। वही आपके चैप्टर का नाम है कि डार्क एजेस से, यूरोप का जो डार्क एजेस है वो पूरी दुनिया का नहीं है, वो यूरोप डार्क एजेस से मतलब अंधकार युग, इसलिए
रोशनी की कमी थी, बता, रोशनी ऐसे लाइट की कमी थी, उसकी कमी नहीं थी, नॉलेज की रोशनी की कमी थी। तो वो कैसे फिर भरी है, तो इस्लामिक सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उसके बाद ये जो रिनेसां पीरियड है, ये इटली में कुछ होता है, यहाँ पे हलचल होती है, वहाँ पे कुछ राइटर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, जो फिर वो हमने पढ़ा है कि वो वहाँ से भाग के गए कुछ कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जब वहाँ पे सीज हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का, जब टर्क्स ने, ओस्मानिड्स ने उस पर कब्ज़ा किया, तो वहाँ से भाग के गए, ग्रीस एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ ये सब, इटली में बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। उसके जो मेन लोग हैं उसका मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया है PDF में, आप उसको देख सकते हैं कि हु आर द की फिगर्स ऑफ दैट पीरियड, जो इन्होंने कुछ कुछ नया नया इसमें आइडियाज़ लाया। अब ये इतना खतरनाक आइडियाज़ था कि उस वक्त जो पोप्स थे मार देते थे साइंटिस्ट को, किसी ने अलग से कुछ आइडिया दिया। अब वो कहते हैं कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एक बंदा आया, कुपरनिकस, आपने पढ़ा होगा, उसने बोल दिया कि नो, एक्चुअली में अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन। तो बिल्कुल उल्टा आइडिया हो गया। इससे इन्होंने रिलीजियस सिग्निफिकेंस जोड़ा हुआ था। अब इसको इसने साइंटिफिक बेसिस पे चेंज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। तो पोप को लगा कि हम पे अटैक है, रिलीजियस पे अटैक है, तो वो हो गया भाई, काफिर हो गया, फिर मार दिया। कई साइंटिस्ट को मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन यूरोप ने, जो अलग से अभी भी देखते हैं, कुछ अलग से कोई थिंकिंग देता है, कोई पॉइंट बोलता है, हम उसको फॉरन, इवन इस्लामिक वर्ल्ड या हिंदूज में और डिफरेंट रिलीजियस में, उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर देते हैं कि एकदम, मतलब ये अलग से बात कर रहा है, कुछ डिफरेंट बात कर रहा है, ये इसको सीधा बोल देते हैं कुफ्र कर रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है पूरा रिलीजन के। तो ऐसा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं ये सब बात कहना, जिस बात को अभी हम लोग ग्रांटेड लेते हैं कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, वी टेक इट एज ग्रांटेड। अगर कोई बच्चा नहीं बोलेगा तो हम लोग हंस देते हैं। उसको बोलना उस वक्त बहुत हिम्मत का काम था, उसको इन्होंने ऑब्जर्वेशंस पे बोला, इसीलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग थे, गैलीलियो थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो जिसका जो लिस्ट है आप देखिएगा, किसी ने म्यूज़िक में किया है, किसी ने ड्राइंग्स में किया है। अब उसने, लियोनार्डो डा विंची ने पूरा का पूरा हमारे बॉडी का मैप बना के रख दिया, डायग्राम, स्केच बना के रख दिया, बोन का स्केच बना के रख दिया, मसल्स का। अब बताइए कितनी आसानी हो गई होगी एक डॉक्टर को इलाज करने में। एक अगर क्वैक भी होगा कि हड्डी जो टूट रही है, कौन सी हड्डी टूटी होगी, कैसे, कहाँ पे इसको आप लगाएंगे, सीलिंग लगाएंगे कि ये ठीक हो जाएगा, तो कितनी आसानी हो गई होगी। यहाँ पे अगर चोट लगी है तो क्या क्या इम्पैक्ट किया होगा यहाँ पे कौन कौन सा बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे किडनी है कि हार्ट है, क्या है। तो ये स्केचेस आप इसको, मतलब बिल्कुल अभी हम लोग इसको ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारे 3D स्केचेस अवेलेबल है, तो वीडियोज़ अवेलेबल है उसका। उस टाइम में कितनी बड़ी बात होगी इस पर रिसर्च करना। फिर ये वायरस अभी आया है, उस पर जब उस टाइम में लोगों ने मेडिसिन बनाया होगा, कैसे बनाया होगा कि दवा कैसे काम करती है। अभी तक तो दवा दी जाती थी तुक्के में, दवा और उसके साथ दवा दी जाती थी, दोनों में दो चीज़ काम कर जाए। दवा दी थी, नीम का पत्ता से ये कर लो, फलां से ये कर लो, उसके साथ फजर की बात कर लो, तो दोनों में कोई ना कोई चीज़ काम कर जाएगा, ऑब्वियसली काम करेगा उसमें। लेकिन उसमें कौन सा मटेरियल काम कर रहा है। हाथ धोना है तो मिट्टी से धो लो, मिट्टी का कौन सा पोर्शन एक्चुअली में वायरस या बैक्टीरिया के इसको ब्रेक कर रहा है, वो हमको पता नहीं था। जब हमको पता चल गया तो हमने साबुन बनाया, सोप बनाया। तो ये सिस्टम हमको जानना, इसके बारे में बात करना, बेसिक्स के बारे में। आपने, उसने कह दिया, किसी ने कहा राउंड, अर्थ इज राउंड, वो मैगेलन जो था वो पूरा घूम गया, बोला देखते हैं, चेक करते हैं। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा कि एक बच्चा सोचा वास्को डी गामा, और वो कहाँ आ गया, इंडिया आ गया। ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा और वो कहाँ, अमेरिका पहुंच गया, एक नया कॉन्टिनेंट खोज लिया जो यूरोप को पता नहीं था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा सोसाइटी को, पॉलिटी को, बिजनेस को, सब चीज़ को चेंज करके रख दिया इसने। किसी ने लॉज ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, और फिर और भी डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, और उसके बाद देखिए उसने मशीन्स बना दिया, सिंपल मशीन्स आई। फोर्स पढ़ लिया, कैसे फोर्स अप्लाई होता है, किस एंगल से होता है। तो जब हम लोगों ने ऐसा किया तो आपने देखा होगा कि उसके बाद बहुत सारी मशीन्स आई जिसने हमको स्पीड अप कर दिया, और इसी का इम्पैक्ट था। इसीलिए सर्फ फर्स्ट थिंग है रिनेसां, इटली। इसको एकदम शॉर्ट में आप पढ़िए, बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़। नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं इसमें। क्या आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें खोज के निकाल रहे हैं लोग। अपने जो दिमाग में पुरानी चीज़ें बैठी हुई हैं एक चीज़ के बारे में, उसको लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड है, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी। तो यहाँ के लोगों को मारा गया, सताया गया, परेशान किया गया। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा नया, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। इसका रिजल्ट है ये। रिनेसां में जो
थॉट्स आए, ऐसा एक आइडिया दिया आपको, क्या ऐसा कर सकते हैं जी, ऐसा सोच सकते हैं जी, और उस पर आज़ादी दी। वो सोच, उस सोच पे फिर लोगों ने स्टडी करना शुरू किया नेचर को, नेचर के लॉज को समझना शुरू किया। और जब नेचर के लॉज को समझा तो यहाँ पे पढ़ा कि पानी बॉयल होता है, तो देखा उसमें जेम्स वॉट का आपने पढ़ा होगा, उसमें ताकत आ जाती है। लोग पता नहीं पहले क्या समझते होंगे, बाद में इन्होंने समझा कि नहीं, इट्स ऑल साइंस, इसको हम दूसरी जगह भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। साइंस वही है ना, आपको रैशनल थिंकिंग क्या है कि आपने एक चीज़ को समझा, उसके कॉज के साथ समझा, फिर उसको आप रेप्लिकेट कर दिए। आप सिर्फ समझ गए वैसा नहीं है, समझने के बाद आप वैसा काम दोबारा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड साइंस। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो पूरा साइंस नहीं होगा, थ्योरी हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन हो गया रैशनल थिंकिंग में। तो रेप्लिकेशन हुआ तो लोगों ने उसको कुछ और बनाया, एक छोटी सी गाड़ी बनाई, फिर धीरे धीरे उसी स्टीम का पावर को जांच करते करते और क्या बना दिया, स्टीम इंजन बना दिया पूरा। और देखिए वो ट्रांसपोर्ट का पूरा, ये यूरोप का जो इतना पूरी दुनिया में एम्पायर हुआ, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखिए आइडियाज से कैसे चीज़ें बनती हैं। तो आइडियाज से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ एक्चुअली में, इसको एक वर्ड में मैंने आपको बोला क्वेश्चन में भी, एक सेंटेंस में लिख के दो। क्या है एक सेंटेंस में, ये बहुत ही सिंपल है, आपको मोटी मोटी किताबें इस पर मिलेंगी, बहुत ही सिंपल है। पहले था आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, घर में है आप, घर में, आपके घर में आलू बहुत होता है आपके खेत में, आप आलू लाए, आलू को बॉयल किए, उसमें थोड़ा नमक डाले, कट किए, चिप्स बन गया आपका, कुछ अपने घर में रखे। एक मेहमान आए, उनको बहुत अच्छा लगा, बोले हमको भी दे दिएगा गिफ्ट में, उनको भी दिए। आपके 10 मेहमान ऐसा मांगने लगे तो आपको लगा कि चलो ये चीज़ तो अच्छी है, तो इसका हम पैकेट बना के रख देते हैं, कुछ 10-10 रुपये में इसको बेच देंगे। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक। लेकिन इतना आप घर में कितने लोगों के लिए कर सकते हैं, कितना चिप्स बना सकते हैं आप, उसका एक लिमिट होगा। लेकिन आप देख लीजिए अब लेस का बनता है, अब जितना डिमांड की है उतना आएगा, तो उसके लिए मशीन्स यूज़ कर लिया गया, तो वो हो गया फैक्ट्री प्रोडक्शन। आपने घर में जो किया ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो पहले जो था वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था और बहुत सारा काम लोगों के क्राफ्टिंग पे डिपेंड करता था। अब वो काम मशीन करने लगी, क्योंकि रिनेसा में न्यू आइडियाज आया, साइंस को लोगों ने नए तरीके से समझा, तो उससे छोटी छोटी मशीन्स बनाई और लोगों ने नेचर के पावर को समझा कि नेचर का कौन सी ताकत को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पानी की ताकत को समझा तो डैम बनाया, इलेक्ट्रिसिटी निकाल दिया। स्टीम की ताकत को समझा तो स्टीम इंजन बना दिया। तो इसका मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं नेचर के लॉज को, नेचर को ही यूज कर रहे हैं। जब हम समझे तो हमने यूज करना शुरू। अभी हम डरते थे, पानी ज्यादा आ रहा है, डरते थे हम। अब हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करो, लेट्स टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, पकड़ो इसको काम में लगा दो। हाथी से डरने की जरूरत नहीं है, हाथी पे चढ़ जाओ, इसको सामान ढुलवा लो। तो इंसान को दिमाग दिया ना अल्लाह ताला, तो उसने लगाया। तो रिनेसा में न्यू आइडियाज है और उस न्यू आइडियाज से लोगों ने समझा नेचर के लॉस को और उसको इंप्लीमेंट करके मशीन्स बनाया। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से चला गया फैक्ट्री प्रोडक्शन में। फैक्ट्री में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना। फैक्ट्री सिस्टम डोमेस्टिक से मूव कर गया कहां पे, बहुत सिंपल है। डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक आप समझ गए हैं, पापड़ बनाने वाला घर में, डोमेस्टिक हो गया। यहां से आ जाइए फैक्ट्री। फैक्ट्री का 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है लार्ज, बहुत प्रोडक्शन होगा, हेवी प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें बनेंगी। चिप्स का पैकेट बहुत सारा बनेगा और कम टाइम में बनेगा और कम खर्च में बनेगा। हो गया। तो ये कैसे बनेगा कम टाइम में कम खर्च में, आदमी का तो आपने पढ़ा होगा मैथ वाले में कि 2 आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कैसे होता है, मैन एफर्ट। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है मशीन। मशीन कैसे है, तो 6 सिंपल मशीन्स आपने पहले पढ़ा है, उसके बाद आ गए आपको पावर्ड मशीन्स। यहाँ पे सिंपल मशीन से आगे की चीज़ हो गई थी। सिंपल मशीन तो कुदाल हो गया, सिंपल मशीन कचिया हो गया, कैंची हो गया। लेकिन ये जो मशीन है ये सिंपल नहीं है, ये पावर्ड मशीन है। इसमें पावर, ताकत अपने सेल्फ से पावर आता है। कहाँ से आता है, डीजल से पावर आता है। कहाँ से आता है पावर, स्टीम से पावर आता है। कहाँ से पावर आता है, कोल से पावर आता है। जो आप सिंपल मशीन यूज कर सकते उसमें पावर आप लगाते थे, तो उसी मशीन को यूज किया और उसमें पावर लगा दिया। व्हील एक्सेल में आप घुमाते थे, अब आपने उसमें क्या लगा दिया, आपका बैल घुमाता था उसको, व्हील को। अब आपने बैल की जगह वहां पे एक ऐसा कुछ लगा दिया जो उसको सेल्फ रोटेट कर रहा है। दैट इज पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय स्टीम और पेट्रोल और डीजल और समथिंग एल्स। तो ये काम यहाँ पर कर दिया। तो इससे मशीन्स बन गए जो पावर्ड मशीन्स थी, जो अपने आप चलती थी। तो उससे 2 फायदा हुआ।
लेस टाइम में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ, अब इसमें इसका दो चीज़ हो गया, बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ, टू मच एंड टू लेस टाइम, बहुत कम टाइम लगा, बहुत सारा गुड एक क्वालिटी का प्रोड्यूस हो गया। तो अब प्रॉब्लम आ गया, अब इतना जो सामान प्रोड्यूस हो गया, अब इसको क्या, सामान किस लिए बनाएंगे, बेचेंगे उसको, कहीं देंगे, वरना तो वो सड़ जाएगा। तो उसके लिए खोजना था क्या, नया मार्केट। क्या खोजना था, नया मार्केट खोजना था। बेचेंगे कहाँ इसको जी, इतना बन रहा। अब यहाँ पे 50 कंपनी अररिया में खुल गई मक्का प्रोसेसिंग की, मकई की, तो इतना यहाँ का मकई का प्रोडक्ट जो है यहाँ यूज कर पाएगा अररिया वाला, इसको तो भेजना होगा ना, आपको मार्केट खोजना होगा। सिल्लीगुड़ी में सब ट्रैक्टर जा रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं सिल्लीगुड़ी में सब जा रहा है, मैं इधर भेज देता हूँ, कहीं नेपाल भेज देता हूँ, कहीं मुजफ्फरपुर भेज देता हूँ। लोग नए नए एरियाज को खोजेंगे, वहाँ पे भेज देते हैं। मखाना लोग दिल्ली भेज देते हैं, पूर्णिया में बहुत सस्ता, वहाँ दिल्ली में महंगा मिलेगा, किसी तरह से कोई इंतजाम करते हैं दिल्ली भेजने का। तो लोगों ने नया मार्केट सर्च करना कोशिश किया। दूसरा क्या हुआ, मशीन्स बन गई, मशीन में इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मशीन में लोग, अब सोशल स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर दिया इसने, समाज में पीजेंट्स था जो खेती करता था, वो एक तरह से गुलाम हो गया ऊपर वाले के, नाइट्स का, फिर नाइट्स उधर। तो यहाँ पे क्या हुआ, मशीन्स में काम करने की जरूरत पड़ी, तो समाज के स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ा। वही जो किंग्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने कंपनी बनाई, उनको लगा ये जो सिस्टम है स्लेवरी वाला, इससे तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने उस सिस्टम को खत्म किया। तो सर्वडम खत्म हो गया, अब ये लेबर नौकरी वाला सिस्टम शुरू हुआ। तो वेजेस देने लगे, पहले वेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वेजेस का कि आपको हम इतने दिन काम करने का इतना पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड वेज, मुशाहरा देंगे हम आपको, दिन का देंगे, महीने का देंगे। तो वेजेस पे लोगों को रखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी। उसी में एक कॉन्सेप्ट आ गया विमेन इमेंसिपेशन का, औरतों को अधिकार दो। अधिकार तो औरतों की बात हुई, लेकिन मसला वहाँ पे दूसरा था, उसका हिडन एजेंडा कुछ और था। उसका था कि फैक्ट्री में इतने लोगों की ज़रूरत पड़ी कि अब वो मिल नहीं रहा था। तो कहा कि भाई औरत भी तो है, वो तो उतना काम नहीं करती है बाहर का, तो उसको बोलो कि तुम आज़ाद हो, तुम भी काम करो। तो उसको डबल काम दे दिया गया, घर का भी बाहर का भी। वो भी खुश है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमको बहुत आज़ादी मिल गई है। लेकिन आज़ादी नहीं थी एक्चुअली में, ये डबल काम करवाना था उससे। घर वाला तो कुछ काम है जो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। घर में झाड़ू देना, खाना बनाना, वो काम नहीं औरतों का। बहुत सारा जो टेकिंग केयर ऑफ बेबीज़, गिविंग बर्थ टू बेबीज़, मैमल से हम लोग, ये सारा काम इट इज़ प्योरली मर्द ऐसा नहीं करते हैं, गर्ल्स लेडीज़ का ही है, वो फीमेल का ही होता है वो। तो वो काम तो उसको करना ही है, वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। उसके अलावा भी एक काम उसको दिया गया ताकि फैक्ट्री में ज़्यादा लोग आ जाएं। तो इसने सोशल स्ट्रक्चर को छेड़ा है। अब देखिए, एक नया सिस्टम आता है तो उसने सोशल स्ट्रक्चर को कैसे छेड़ दिया। तो वो सर्वडम खत्म हुआ, स्लेवरी खत्म हुआ, एक नया क्लास आ गया, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास आ गया, जो फैक्ट्री में वर्क करता था ऑन वेजेस। उसको उम्मीद दिया गया तुम वेजेस पे रहोगे, पैसा मिलेगा। लेकिन उसके साथ बाद में क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ भी चुके हैं थोड़ा कार्ल मार्क्स में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये था, डोमेस्टिक सिस्टम से फैक्ट्री सिस्टम में आया। फैक्ट्री सिस्टम में क्या था, फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स का यूज हुआ। उसने क्या किया, सोशल समाज को भी चेंज कर दिया। अब आगे कैसे वो चेंज करेगा दुनिया को, ये तो समाज को, अपने समाज को चेंज किया। दुनिया को क्यों वो चेंज करने निकला, उसका इंटरेस्ट था अपना, उसको नया मार्केट चाहिए था पहला। तो ये दुनिया को चेंज करने निकला। अब वो यूरोप से बाहर निकलेगा, अपने देश से बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसको नया मार्केट चाहिए। अच्छा, अब ये जो जाएगा मशीन्स है, मशीन्स में लेबर रखा हुआ है वेजेस पे, तो लेबर बैठा नहीं रहे, ये भी एक होना चाहिए। तो लेबर बैठा नहीं रहे, इसका मतलब अगर चिप्स का फैक्ट्री है तो आलू कंटिन्यूसली आना चाहिए। अब आप अररिया में फैक्ट्री खोले हुए हैं, अररिया में सारे खेत में आलू हो रहा है, तब भी आपके फैक्ट्री के लिए काफ़ी नहीं है। तो आप कहाँ का रुख करोगे कि पूर्णिया से भी आलू आ जाए, आप रुख करोगे कटिहार का भी आलू मेरे यहाँ आ जाए। जैसे अभी मकई का, आपने मकई की एक फैक्ट्री खोली, आपने सोचा कि अररिया का मकई आ जाए, लेकिन आपने फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि अररिया का मकई उतना हुआ ही नहीं, जितना हुआ आपका 2 दिन में खत्म हो गया। अब आपका लेबर बैठा हुआ है, मशीन खाली है, आप सोचोगे पूर्णिया का आ जाए, फारबिसगंज का आ जाए, ठीक है। तो आप सोचोगे कि आसपास सबका आ जाए, लेकिन जब आप फारबिसगंज लेने गए तो वहाँ एक फैक्ट्री वाला है, सुपौल वाला, वो भी बैठा हुआ है। तो आप, ये मकई का ढेर है फारबिसगंज में, ये अररिया वाले हैं और ये सुपौल वाले हैं, ये मकई का ढेर है फारबिसगंज में। आप गए, आपने अररिया का माल ले लिया था 500 रुपीज़ में, इसने भी सुपौल का माल ले लिया। अब सब गए फारबिसगंज, फारबिसगंज वाला तो पहले सोचा कि 500 में हम फारबिसगंज वाले को दे देते हैं। अब ऐसा करते हैं कि 2 बायर आ गया है, तो अब हम नहीं देंगे, अब हमको जो 1000 रुपया देगा उसको देंगे। रेट बढ़ गया। रेट जब बढ़ गया, कि उसको मालूम है कि 2 ऑप्शन हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको दे देंगे। अब आपने महंगा रेट में खरीद कर लाया, तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था बढ़ गया, तो आपका सामान महंगा हो गया।
तो कंपनी का जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आगे हम पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म उससे लिंक्ड है। अब ये आगे जो बन गया ये बना कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है कि अब ये सब जो बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, इसका मकसद क्या होना चाहिए? जैसे पढ़ाई का मकसद क्या होना चाहिए कि बिजनेस खाली जॉब कर लें, ऐसी पढ़ाई हो, या कुछ लर्निंग भी होना चाहिए, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है एक टाइम पे बैठ के, एक बैलेंस बनाना होता है दोनों चीज़ में। उसी तरह से इन कंपनीज़ का भी था कि हमारा मकसद क्या हो। तो कंपनीज़ का मकसद जो था, ये कोई रिलीजियस या कोई मोरल इससे इसका निकला नहीं था। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एक चीज़ बहुत लैकिंग है, मोरल उसमें नहीं है, कैरेक्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो अल्टीमेटली ये कैपिटलिज्म पे चला गया। इसका मतलब ये था कि जितना भी सामान हम प्रोड्यूस करेंगे, कंपनी चलाएंगे, उसका मेन मकसद होगा प्रॉफिट मेकिंग। मकसद हो गया कोई ये मकसद नहीं रहा कि इंसान का फ़ायदा होगा, ह्यूमन बीइंग का फ़ायदा होगा, सोसाइटी को ऊपर करना। ये अचीव हो गया, वो अलग बात है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहीं कहीं पे अचीव हो गया बहुत जगह, लेकिन मकसद वो नहीं था। मकसद था प्रॉफिट मेकिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे ये? तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको प्रोक्योर करना पड़ेगा गुड्स को, ये रॉ मटेरियल्स को, ये मकई को सस्ते दाम में। 500 के बजाय हमको कितना में मिल जाए? 400 में मिल जाए, यहाँ तो 1000 में मिल रहा है। कंपटीशन इसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस कंट्री से झगड़ा करेंगे, सुपौल से अररिया वाला सोचेगा कि इसको मार के क्या कर दें, भगा दें, ताकि फारबिसगंज वाले मार्केट में ये आ ही नहीं पाए। अब इसके पास बचेगा, इसको मकई सड़ाना है या बेचना है, बोलेंगे देखो हम नहीं खरीदेंगे, 400 से ज़्यादा में दोगे तो अब ये सोचेगा कि सड़ने से अच्छा है कि बेच दो। तो यही हो गया। ये जो लड़ाई हुई है फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब की, ये लड़ाई इसी की लड़ाई है। वो आप समझ लो, एक ब्रिटेन है, एक सुपौल, एक आपका फ्रांस है, ये लोग लड़ रहे हैं इंडिया में एक रिसोर्स है उसके लिए। अब ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें एक चीज़ और हुआ। अब इनको लालच हो गया, जब इसको फ्रांस को यहां से मार के भगा दिया, फ्रांस ने वहां ब्रिटेन को मार के भगा दिया। अब लालच हुआ कि कहां कहां पे ये रॉ मटेरियल, आलू कहां कहां मिलता है, अगर चिप्स बना रहे हैं हम तो उस सारे एरिया पे घूम घूम के कब्जा करो। इनके पास मशीन्स थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, अच्छे बड़े बड़े पावर्ड शिप्स बने, और इन्होंने लालच दे दे के जो आपको सेलर्स को भेजा कि जाओ नया नया एरिया तलाश करो। वहाँ पे गए, वहाँ के राजा को बोला कि तुम ऐसा करोगे, तुम हमको ये चीज़ तुम्हारा होता है, तुम इसको उपजाओ, तुम्हारी ज़मीन है, हमको तुम दो। राजा से कुछ दिन डीलिंग हुआ, जब देखा कि राजा तेज़ हो गया, राजा को ये समझ में आ गया कि अरे ये काम तो फ्रांस में भी हो रहा है, ये काम तो फला जापान में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तो राजा फिर डीलिंग करने लगा कि जो हमको ज़्यादा रेट देगा उसी को देंगे। तब इन्होंने क्या किया कि राजा को सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, उस एरिया पर ही कब्जा कर लो। राजा को या तो नौकर बना लो, बोलोगे हम आपको पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन चलना आपको हमारे हिसाब से होगा, या फिर राजा को मार दो, खुद ही राजा बन जाओ। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, उधर उतना एजुकेशन नहीं गया था, इनके पास मशीन्स, वेपन्स बहुत अच्छे अच्छे थे। तो इन्होंने दूसरे एरियाज पे कब्जा करना शुरू किया, विच इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। तो आप देखिएगा लिंक्ड है, आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसमें दिया हुआ रेनेसा में न्यू आइडियाज आए, उससे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई, लोगों ने लॉ ऑफ नेचर को समझा और कहां पे आ गए? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे आ गए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मशीन्स बनी, डोमेस्टिक सिस्टम वाज रिप्लेस्ड विद फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम में क्या हुआ? बड़े बड़े मशीन्स लगे, पावर्ड मशीन्स थे। पावर मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं से उसको पावर हम दे रहे हैं। वो कैसे पता चला? जब हमने रेनेसा में न्यू आइडियाज को समझा और उसके बेस पे साइंटिफिक डिस्कवरीज की, मशीन्स बनाए। अब लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो अब मशीन को, फैक्ट्री को चालू रखने के लिए जरूरी था कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बना रहे। दूसरा, न्यू मार्केट्स मिलता रहे ताकि यहां सामान हम निकालते रहें। ये दो, इसके लिए ये लोग पूरी दुनिया में गए। सोशल स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया? तो इनको मजदूर की जरूरत थी फैक्ट्री में, तो इन्होंने सिल्वरी सिस्टम को खत्म किया, वेजेस का सिस्टम स्टार्ट किया। ग्लोबल सिस्टम को कैसे, दुनिया के सिस्टम को कैसे इंपैक्ट किया कि न्यू मार्केट के लिए लोग नए नए एरियाज को खोजने निकले जहां ये सामान को बेच पाए, और दो काम के लिए निकले, दूसरा रॉ मटेरियल्स मिल जाए। इंपीरियलिज्म कैसे हुआ? जो अपने सुपर पावर्स की लड़ाई हुई, उसमें रॉ मटेरियल्स को लेकर हुई और मार्केट को लेकर हुई। अब जैसे अररिया में एक ही नमक बिक रहा है, तो नमक वाला अब दोनों तरह से देखिए, खरीदेंगे हम ही तुम्हारा रॉ मटेरियल, दूसरा नहीं खरीदे, एक मकसद ये भी हो गया। लेकिन मकई का अगर कॉर्नफ्लेक्स बनेगा तो मेरी कंपनी का ही तुम्हारे एरिया में बिकेगा, दूसरी कंपनी का नहीं बिकेगा। आप गए खरीदने के लिए, आपको वो जो आज जो आती है बहुत अच्छी कंपनी का जो कॉर्नफ्लेक्स, वो नहीं मिल रहा, आपको एक भारत नाम की कंपनी का मिल रहा है। अब अररिया में कोई दूसरा कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल नहीं है, आपको कॉर्नफ्लेक्स खाना है, तो आप मजबूरी में 20 रुपये में भी बेचेगा तो वो बेचो, लोगे आप। मोबाइल का देख लो, सैमसंग जब अकेला था तो जो मन में आता था उस रेट में बेचता था। अब यहाँ 1000 कंपनी आ गई है, अरे भाई आप नहीं दोगे उसी स्पेसिफिकेशन का, दूसरे यहाँ मिलेगा, हम वहाँ ले लेंगे, कस्टमर को फायदा हो गया।
तो ये चाहते थे कि चॉइसेस भी नहीं हो, रॉ मटेरियल में भी चॉइस नहीं हो बेचने में, हम ही को बेचे, और खरीदने में भी चॉइस नहीं हो। तो इस वजह से इन्होंने नए नए एरियाज पे कब्जा करना शुरू किया, विच इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। तो रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उससे आपको न्यू मार्केट्स, नए एरियाज में गए, वॉयजेस, और उसके बाद उससे आया आपको कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स ये पूरा मकसद हो गया इसका प्रोसेस का कि प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग में क्या होगा, नए एरिया, हम मार्केट में जो जाएंगे उस पर किसी और को नहीं आने देंगे। दूसरी बात, रॉ मटेरियल जहां से हम उठाएंगे वहां से किसी और को उठाने नहीं देंगे। दो काम करेंगे। तीसरा जो कैपिटलिज्म के बाद जो आया उससे आ गया इंपीरियलिज्म। तीसरा काम, इसमें एक और काम करेंगे कि जो लेबर कॉस्ट हमारा लग रहा है, जो वेजेस हम दे रहे हैं, वो कम से कम करते चले जाएंगे। कि लेबर कॉस्ट जा रहा है ना हमारा, तो पहले तो लेबर को लालच दिया कि तुमको बहुत पैसा मिलेगा, तुम आ जाओ, कहाँ से लेबरी गुलामी कर रहे हो। लेकिन बाद में जब लेबर्स आ गए तो उनके वर्किंग कंडीशन से बुरा होता गया। जो प्रॉफिट कंपनी कमाती थी उसमें वेजेस लेबर को उस हिसाब से नहीं बढ़ा, जिसके वजह से कंपनी के मालिक जो थे वो राजा हो गए, बादशाह हो गए। वो आप देख लिए, अभी भी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो कितने करोड़पति हो गए, बिलियनर्स हो गए। अभी का भी देखिए आप, उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, फ्लाइट्स हैं, अपने चार्टर प्लेन्स हैं, लेकिन वर्कर्स की हालत कंडीशन है, लोन में डूबे हुए हैं। वो कंडीशन वहाँ पे हो गया, वर्कर्स का कंडीशन बहुत पैथेटिक हो गया। कैपिटलिज्म, प्रॉफिट मेकिंग जब मोटिव हुआ तो धीरे धीरे वर्कर्स का कट करने लगे, धीरे धीरे ये इंपीरियलिज्म बढ़ा। तो उसके रिएक्शन में, वर्कर्स पे जो जुल्म होने लगा, उसके रिएक्शन में एक नया इज्म आया जिसको बोलते हैं मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स ने एक आइडिया दिया, अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो मार्क्सिज्म नहीं होता। तो इसको हमको समझने की ज़रूरत है। ये एक, इसीलिए मैंने आपको जो लास्ट पैराग्राफ में आपको जो दिया है वो आप शेयर हो जाएगा, वो ब्लॉक डायग्राम। रेनेसांस आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उससे आया है कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म से आपका आया है इंपीरियलिज्म। तो चार चीज़ है आपका, रेनेसां, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म से आप आ जाइएगा इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म अलग अलग है, इसका बहुत सारा मैंने ऑडियो में आपको बताया था कि बहुत सारा, सारे चीज़ को इंपीरियलिज्म, सारा इंपीरियलिज्म गलत नहीं है। यहाँ पे इसलिए गड़बड़ है कि यहाँ पे इसका मोटिव वही है, प्रॉफिट मेकिंग। इसका मतलब इंपीरियलिज्म में एक होता है मदर कंट्री, एक होता है कॉलोनी। जैसे इस एरिया में मकई है, यहाँ से हमको लेना है, अररिया के लोग हैं, गए तो ये इस पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब है कि तुम, जरूरी नहीं कि कब्जा ऐसा कर लिया कि सारी चीज़ को रूल कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कब्जा किया यहाँ पे कि तुम लोगों को मकई हम ही को बेचना है, और तुम लोग जो कॉर्नफ्लेक्स खरीदोगे हम ही से खरीदोगे। तो इस पे पूरा कंट्रोल। ये हो गया मदर कंट्री। जैसे ब्रिटेन था हमारे केस में, ब्रिटेन वॉज द मदर कंट्री, इंडिया बिकेम इट्स कॉलोनी। इंडिया में आप जो नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे पूरा, अभी 18th सेंचुरी इंडिया, ट्रेडर्स टू रूलर्स, इसमें पूरा अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए उस चैप्टर में, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आराम से आप समझ जाओगे कि ब्रिटेन भी यहाँ पे आया इसी दोनों चीज़ के लिए, न्यू मार्केट एंड रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हुई है बहुत जम के। देखो दो अलग कंट्री है, कहाँ का, अल्लाह के लड़ा है इंडिया में, दोनों यहाँ लड़ा इंडिया के सॉइल पे। वो इसलिए लड़ा है ताकि एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो जाए एक एरिया पे, सिर्फ हम ही रहें। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे राजाओं के पास गए, ये वही काम किया इन्होंने, राजाओं को तरह तरह का सब्सिडरी अलायंस है, ये अलायंस, ढेर सारा अलायंस है, सब हम लोग पढ़ेंगे। मकसद आप देखिएगा सब में वही है कि तुम जो है मार्केट, हमारे सामान बिकेगा और तुम रॉ मटेरियल हमको दोगे। यहाँ जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, रेलवे का, पोस्टल का, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए था कि पोर्ट से सामान हर जगह जा पाए, हर जगह से रॉ मटेरियल आराम से पोर्ट तक पहुंच पाए। इसका मकसद यही था, कोई डेवलपमेंट मकसद नहीं था, और सबका मकसद था प्रॉफिट मेकिंग। और सारे प्रॉफिट मेकिंग का अल्टीमेट ये था कि ये सारा पैसा जाके यूरोप में, ब्रिटेन में लगेगा। अगर ये मकसद होता कि यहाँ का प्रॉफिट यहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, यहीं पे बिल्डिंग्स बना देंगे। यही डिफरेंस है ब्रिटेन में और मुगल में। मुगल को भी लोग इन्वेडर्स बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत वाले को भी इन्वेडर्स बोलते हैं कि ये लोग इन्वेडर्स हैं। इसमें आपको डिफरेंस है, मुगल जो आया, बाबर जो आया, वो लूट कर कहीं और लेके, अफगानिस्तान नहीं लेके गया। उसने जो अर्निंग की, टैक्स कमाया, जो भी कमाया, उसने यहीं लगाया, यहीं रोड बनाया। शेरशाह ने यहीं बनाया, अकबर ने यहीं बनाया, शाहजहां ने यहीं पे ताजमहल बनाया। जिससे तो ये लोग, आप इन्वेडर्स नहीं हुए उस सेंस में। ब्रिटेन ने यहाँ पे उस तरह का काम नहीं किया, जो भी काम किया इट वॉज प्योरली फॉर देयर प्रॉफिट मेकिंग, और सारा जो गुड्स वेल्थ था वो लेके चला गया। इसीलिए मुगल के टाइम में इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी इंडिया, और ब्रिटेन के जाते जाते इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट, ये पूरा बैंकरप्ट हो गया था, पूरा इंडिया पूरा चूस लिया था इन लोगों ने। हम लोग इसको आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, 18th सेंचुरी इंडिया। अब 18th सेंचुरी इंडिया में इन्होंने वही यूज़ किया कि यहाँ पे आके देखा कि अलग अलग रीजन के रिलीजियस के लोग हैं, अलग अलग इथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं, मराठी हैं तो बंगाली हैं तो पंजाबी हैं,
मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, फिर वो साउथ इंडियंस हैं, सबको ब्रेक किया इन्होंने, जिसका इसका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। इनका मकसद था कि हमारा रॉ मटेरियल्स वहाँ पे रहे और हमको मार्केट वही एक्सक्लूसिव कंट्रोल मिले। उसी से झगड़ा है टीपू सुल्तान का लास्ट में, उसी वजह से, और उसकी वजह से बाद में लड़ाई है। फिर बाद में एक सिस्टम नया आया है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा अपराइजिंग हुआ 1857 में, फिर हमारा जो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, उसके बाद एक मॉडर्न वर्ल्ड बना है। तो ये हमको शॉर्ट में पता होना चाहिए। तो आपको 2 PDF जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है ना, उसमें आपको 3 पार्ट में है, ये 8 क्लास का है। उसके नीचे आप देखोगे रिनेसां दिया हुआ है हमने, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में आप देखिएगा, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में दिया हुआ है रिनेसां। तो रिनेसेंस समझ गए आप, रिनेसेंस से फिर लिंक है। रिनेसेंस में 2-3 चीज़ हुई हैं जो हमने कहा ना, न्यू आइडियाज़। तो न्यू आइडियाज़ में आपको है रैशनलिज्म है। रैशनलिज्म मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर चीज़ को अजूबा नहीं मान लेना। जैसे अभी सोलर इक्लिप्स लगा तो इसको एकदम से मान लेना कि पूरा रिलीजियस फिनोमेना है, तो इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है। प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है तो इसको नहीं समझना। पानी क्यों वेपराइज हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, कहीं कहीं हवा क्यों चलती है, तो ये जब इसका जो रीजन हम पता करते हैं साइंटिफिक, हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करना, डेट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। इसका आइडिया यहाँ पे बर्थ हुआ, वो आइडियाज़ दिखे हुए हैं। साइंटिफिक मेथड का एक हुआ कि किसी भी चीज़ को हमको साइंटिफिकली समझना है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझना है। उसके बाद उसमें आ जाता है कि साइंटिफिक मेथड में कि आप किसी चीज़ को देखिए, समझिए, फिर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। एंड एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म का, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कभी डिटेल में कि कितना ह्यूमैनिटी है इसमें, कितना नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें मैन को, इंसान को सेंटर पे रखा गया कि उसके इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होनी चाहिए। उसके बाद आपका उसमें एक चीज़ और है जो आपको रिफॉर्मेशन दिया गया, वो बिल्कुल अलग चीज़ है जो इसी पीरियड में हुआ है। रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधार, ये जनरल रिफॉर्मेशन की बात नहीं, सो गुडमुड मत कीजिएगा आप, ये सारा आप समझ गए। रिफॉर्मेशन बस है क्रिश्चियनिटी में सुधार। क्रिश्चियनिटी में बहुत गड़बड़ हो गया था, तो एक आदमी आया मार्टिन लूथर किंग, उसके बारे में हमने दिया आपको डिटेल में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, इससे पहले वाले जो थे, उन्होंने बोला कि वो प्रोफेसर थे थियोलॉजी के, मतलब इस क्रिश्चियन थियोलॉजी के, क्रिश्चियन दीनिया के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या गॉड के नाम पे धंधा चला के रखे हो, मतलब इंटेलिजेंसेस होता है कि माफ़ी नामा, यहीं से फादर को पैसा देते थे लोग, गिफ्ट देते थे, और फादर जो है लिख के दे देता था कि ही कॉन्फेस टू मी, इसने कॉन्फेस कर लिया है अपने गुनाहों को, अब इसको गॉड जो है इसको जन्नत दे दे, ऐसा सजेशन लिख कर दे देते थे उसके कॉफिन में, बेच देते थे। लोग खरीद लेते थे कि हम प्योर हो गए हैं पूरा, क्योंकि हमको फादर ने, पोप ने, प्रिस्ट ने लिख के दे दिया है कि ही इज इनोसेंट। वो इंटेलिजेंस लेके घूमते थे, लोग खरीद लेते थे माफीनामा। तो बोला कि तुमने मजाक बना के रखा है मजहब का, प्लस इमेज वर्शिप शुरू कर दिया है। उसके खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था विच क्लैश्ड विद, इसी पीरियड में वो हुआ, इसीलिए उसको इसके साथ पढ़ते हैं हम लोग। इस पीरियड का उस पर असर था, यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग आने लगी तो लोग उससे आइडियाज से क्लोज आने लगे। तो वो क्रिश्चियनिटी है वो 2 पार्ट में टूट गई थी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट को उन्होंने लीड किया, जो यूरोप में, ब्रिटेन में जिसका हेड बना, और कैथोलिक्स का हेड अभी भी वही है जो पोप है, रोम, इटली। तो ये एक मूवमेंट था जो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे चेंजेस लाया इसने, तो इसीलिए उसको पढ़ते हैं, विच हैपेंड ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो रिफॉर्मेशन वो पार्ट है, उसका भी एक आपको पोर्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कम टू मी। और आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें इससे अलग कुछ नहीं है। पहला आंसर, डिफाइन रिफॉर्मेशन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, हु वाज द मैन बिहाइंड इट। बहुत सिंपल, अभी जो बताया तीनों का आंसर है कि इम्पैक्ट इसका क्या हुआ। क्रिश्चियनिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, मार्टिन लूथर। फिर उसके बाद है साइंटिफिक मेथड क्या है, तो साइंटिफिक मेथड का मैंने क्लियर आपको दिया हुआ है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, रेप्लिकेशन है। इसका पूछ रहा है आपको कि रैशनल थिंकिंग वही है कि आपको रीजनेबल थिंकिंग करना, रीजन्स पे जाना है, आपको डॉगमास पे नहीं जाना है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। आमतौर पे इस तरह का डॉगमा हमने देखना है कि गाड़ी एक्सीडेंट किस वजह से करती है, ब्रेक फेल हुआ है, क्या हुआ है, हमारा ध्यान नहीं था उधर और हम गलत लेन में चल रहे थे, तो वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल रीज़न। तो आगे जब हम करेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि गाड़ी कितनी देर में रुकनी चाहिए, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, कहाँ पे फ्रिक्शन कम हो सकता है, रोटेशन कितना होगा, कितनी स्पीड में रोटेट करेंगे कि कितना उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ये हम जानेंगे तो हम उसका इफेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। ये होता है रैशनल थिंकिंग। एक बंदा को फीवर हुआ तो हमने उसको पैरासिट दुआ करने लगे, हो सकता है दुआ से भी ठीक हो जाए, मैं उससे ये नहीं करता हूँ,
लेकिन एक पैरासीटामोल एक टैबलेट है जो उसके टेम्परेचर को कम करता है, उसका एक इफेक्ट है, वो आप डालिएगा तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा वो। तो दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक थिंकिंग। वो हम कहीं और से नहीं ला रहे हैं ना, नेचर से ही ले रहे हैं चीज़ों को। तो ये होता है रैशनल थिंकिंग। इसको आप डिटेल में आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक सेंटेंस में है, पूरा डोमेस्टिक सिस्टम को रिप्लेस कर दिया फैक्ट्री सिस्टम में, वो बता दिया मैंने, आप उसको कर सकते हैं आराम से। और वेयर डिड इट स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो आप स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में, इसका पॉइंट्स है क्यों वहाँ स्टार्ट हुआ, वहाँ उसके लिए जो मेन सोर्स था रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एंड ऑल दैट, ये सब वहाँ पे आसानी से अवेलेबल था, कोल उस वक्त ज़रूरत थी। तो आप देख लीजिएगा, रीजन्स हैं कुछ आपके पीडीएफ में दिए हुए कि वाई इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन। दूसरा है कि राइट द फैक्टर्स दैट लेड टू इन ब्रीफ, तो वो जो फैक्टर्स है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आया, ब्रिटेन में क्यों स्टार्ट हुआ, ये आपको दिया हुआ फैक्टर्स क्यों आया, उसमें रेनेसां का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे, डिस्क्राइब द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वही एक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव, सिंपल सा है, जिसमें मशीन्स यूज करते हैं, फैक्ट्री सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। सारा एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कमाना है, किसी तरह से ज्यादा वेल्थ जनरेट करना, वेल्थ जनरेशन हो और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, अपना कंट्रोल, हमारा जमीन, हमारा घर, हमारा सामान, हमारा पैसा, ये जो कॉन्सेप्ट आया मेरा मेरा का, ये कैपिटलिज्म है, इसको आप समझ लीजिए। और प्रॉफिट मेकिंग हो, बस सोल ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मेकिंग। वाई डू यू थिंक दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अल्टीमेटली लेड टू इंपेरियलिज्म, बता दिया मैंने। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से दो चीज चाहिए था, न्यू मार्केट और ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने नए एरियाज पे कब्जा करना शुरू किया, विच इज इंपेरियलिज्म। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंपेरियलिज्म आया। क्लियर है, समझ गए हम लोग। तो ये है आपको, तो ये सारे क्वेश्चंस है, ये आप इसको देख लीजिएगा जो बुक के क्वेश्चंस, और ये जो चैप्टर है। इसके बाद देखिए आपका एज ऑफ रिवोल्यूशन, अमेरिकन फ्रेंच रिवोल्यूशन। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी अवॉइड कर दूँ, ये दो चैप्टर को, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, इसलिए कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 हम लोग बहुत डिटेल में क्लास 6 में आई थिंक हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके बाद अब्राहम लिंकन, इसमें दो चीज़ कवर हो चुका है अमेरिका का। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरा ब्रिटेन का कब्जा था, इंपेरियलिज्म वहाँ पे लिंक हो गया वो जाके, वहाँ से फिर आज़ादी शुरू हुई अमेरिका में। ब्रिटेन इंपेरियलिज्म से आज़ादी की पहली चीज़ जो शुरू हुई है समझो अमेरिका में। दूसरा जो शुरू हुआ है फ्रांस में, नेपोलियन हम लोगों ने पढ़ा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पढ़ा है आप लोगों ने, तो वो वहाँ पे आके मिल गया वो। उसके बाद जो आया है वो इंडिया में वेव आया आज़ादी का, देखो तो फिर वो इंपेरियलिज्म के बाउंडेशन से छूटना शुरू हो गए कंट्रीज। तो अमेरिका उसका स्टार्ट किया है जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके बाद कामयाबी मिली फ्रांस में, फिर पूरी दुनिया में, फिर इंडिया में आया। तो हम इस दो को स्किप करते हैं अभी, हम लोग 18th सेंचुरी इंडिया पे डायरेक्ट आ जाएंगे कि इंपेरियलिज्म, जब ब्रिटिश इंपेरियलिज्म फैला तो इंडिया में कैसे आया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट। आप में जिन लोगों ने 6 में नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा उस दो चैप्टर को देख लेंगे, क्योंकि तब आप थोड़ा सा समझेंगे आगे। उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें रिपीटेटिव हो जाएगा बहुत सारी चीज़, आप बोर हो जाओगे। तो हम उसको क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसमें हम लोग 1-2 क्लास में उसको शॉर्ट में कवर कर देंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका। अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इन डिटेल। 6 में आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे से, 6 और 5 में, 6 ही में पढ़ा है, बहुत अच्छे से उसको पूरा पढ़ा हुआ है। 5 में पढ़ा है शायद, जॉर्ज वॉशिंगटन 6 में पढ़ा है, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन और नेपोलियन बोनापार्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ये सारी चीज़ें कवर हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसमें यू कैन गो थ्रू दैट, उसमें मैक्सिमम चीज़ मैंने करवा दिया आपको। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट 18th सेंचुरी इंडिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।